स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछली वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने टॉप किया है। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि राजस्थान की रैंकिंग जो है इसमें क्या रही। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है राजस्थान की रैंकिंग 10वें स्थान पर रहा राजस्थान। और छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर टॉप पर रहा। ठीक है, अब इसमें जो है और कोई चीज़ याद रखना मत रखना, बट ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि नंबर 1 पे कौन रहा तो तमिलनाडु। और राजस्थान की रैंकिंग क्या है इसमें तो 10वें स्थान पर है राजस्थान। और चीज़ चाहे भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, पर राजस्थान की रैंकिंग मस्ट 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 है। ठीक है, और ये जो है ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। और इसका चौथा संस्करण था। इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है और राजस्थान जो है 10वें स्थान पर रहा। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर नंबर 1 पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है? तो ये किया है IIM अहमदाबाद के द्वारा जारी किया गया है। IIM अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया के सहयोग से इस सूचकांक को विकसित किया है। एस फार्म्स इंडिया के सहयोग से इस सूचकांक को विकसित किया। देखिए, जब आपकी RS की एग्ज़ाम होती है उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने जो है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है जारी किया तो IIM अहमदाबाद ने। बट RS में जो है ये भी पूछा जाता है कि किसके सहयोग से जो है IIM अहमदाबाद ने किसके सहयोग से जो है ये सूचकांक विकसित किया है तो एस फार्म्स इंडिया के सहयोग से विकसित किया है, क्योंकि RS की एग्ज़ाम है, बड़ी एग्ज़ाम है, इसलिए उसमें ये पूछा जाता है। तो ये इस तरीके का अपना पहला जो है मूल्य सूचकांक होगा। इसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की कीमतों पर गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करेगा। ये वर्तमान में सूचकांक जो है 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के भूमि सूचीकरण डेटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में की गई है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे वर्तमान में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। याद रखना, चंडीगढ़ में किया जाएगा ये। और इस केंद्र में एयरक्राफ्ट, एरो इंजन, एयरफोर्स संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध होगी। और साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच जो युद्ध हुए हैं उनमें जो है भारतीय वायुसेना की जो भूमिका रही है उसको भी इसमें दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जून 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए लागू की गई नई योजना का नाम है तो इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। सबको पता होगा अग्निपथ योजना के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है अग्निपथ योजना और ये काफ़ी चर्चा में भी रही थी। ठीक है, इस योजना का नाम तो सबको पता होगा और साथ ही ये भी पता होगा कि इस जो अग्निपथ योजना में जो चयनित होंगे युवा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी सबको पता होगा। अब इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्यों स्टार्ट की गई उसके बारे में जानकारी लेंगे अब। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं में युवाओं को जोड़ना, उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है।
इम्पोर्टेंट योजना है, जो अग्निपथ योजना के लिए योग्य हैं वो सब के सब फॉर्म लगाना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको जो सीखने को मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ये, ठीक है। और इसमें जो है अग्निवीरों को राज्य पब्लिक से जो सेक्टर होते हैं उनमें अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो अग्निपथ योजना के थ्रू जो युवा जुड़ेंगे और उनको जो है 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उन युवाओं को जो है राज्यों में पब्लिक सेक्टर में और मंत्रालयों में जो है नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि उनको जो है कुछ छूट वगैरह का जो है प्रावधान होगा। अग्निपथ योजना के लिए देश के ITI और अन्य शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। यानी कि लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसमें जो है आयु तय की गई है कि कितनी आयु के लोग जो है इस फॉर्म को लगा सकते हैं। तो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के युवा जो है इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य हैं। वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है वही मान्य होंगे और 10वीं और 12वीं पास कर चुके सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार अग्निवीर बन सकते हैं। अगर आप 10th और 12th क्वालिफाई हैं और आपकी आयु 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष तक है तो आप अग्निवीर बनने योग्य हैं, ठीक है। अग्निपथ में योजना है, उसके तहत क्या किया जाएगा कि 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इस तरह जो है कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। और अग्निवीर के तौर पर 4 साल के लिए आपको सेना में काम करना होगा और फिर 4 साल काम करने के बाद उसमें से भी मेरिट निकाली जाएगी और उसमें जो है मेरिट में होंगे उन स्टूडेंट को 25% स्टूडेंट है उनको जो है रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा और अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहले बात कर चुके हैं हम कि जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनको जो है अन्य राज्यों में या जो केंद्र सरकार की जो नौकरियां होंगी उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं अग्निवीरों की सैलरी की, तो 4.76 लाख रुपए होगी 1 साल की उनकी सैलरी और चौथे साल में ये सैलरी बढ़ कर के 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, बस सुन लीजिए, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकार जो है इन लोगों को 11.7 लाख रुपए एक साथ ब्याज समेत देगी, ठीक है। और इस सेवा के दौरान अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी उनके परिवार को दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको अग्निपथ योजना के बारे में याद रखनी है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है और आपकी डेली रूटीन मतलब डेली लाइफ के लिए भी रूटीन है। हो सकता है कि आप इसके योग्य हो सकता है आपके छोटे भाई बहन इसके योग्य हों, तो आप उन्हें बताइए कि ये ऐसे ऐसे योजना चल रही है और उसमें फॉर्म लगाइए। अगर आप इसके योग्य हो तो फॉर्म ज़रूर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 और 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 69.7% है। अगर 2015 और 19 के बीच में देखें तो लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा यानी कि औसत आयु कितनी है? तो 69.7% यानी कि 7 वर्ष यहाँ दिया है, ठीक है। यानी कि भारत के लोग औसत कितना जीते हैं ये चीज़ इसमें दी गई, तो 69.7 वर्ष जो है की गई है। और वैश्विक यानी कि विश्व का औसत अनुमान देखें तो 72.6 साल है, ठीक है, जिससे कि भारत की जो औसत प्रत्याशा है वो काफ़ी कम है। वैश्विक स्तर पर देखें तो 72.6 है और भारत के स्तर पर देखें तो 69.7 है, जो कि वैश्विक स्तर से काफ़ी कम है, ठीक है। और इसमें जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग भी दी हुई है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जीवन प्रत्याशा औसत कितनी रही भारत की, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखना कि इसमें जो है दिल्ली की जो है
75.9%, जो कि देश में सबसे ज़्यादा रही। दूसरे और तीसरे स्थान पर केरल और जम्मू कश्मीर है, और सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ की रही। और जो है इसके बाद यानी कि सबसे कम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इनका नंबर रहा। और विश्व की बात करें तो विश्व में जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा जो है जापान की है, जो कि 85 वर्ष है। यानी कि जापान के लोग औसत अगर देखें तो 85 वर्ष जीते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड की जीवन प्रत्याशा जो है 83 वर्ष है, यानी कि वहाँ के लोग औसत 83 वर्ष जो है जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता विभाग के द्वारा जारी किया गया है शुभंकर। उस शुभंकर का नाम याद रखना, उस शुभंकर का नाम है जागृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता विभाग के द्वारा एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका नाम है जागृति। और ये जागो ग्राहक जागो, आपको पता ही होगा, जो आपका नेशनल टीवी होता है उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है इसका, जागो ग्राहक जागो का। और किसी का तो मुझे नहीं पता, पर नेशनल टीवी पे आता था, ठीक है। तो जुलाई 2022 में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। ये जो जागृति शुभंकर है उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनमें जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा, ठीक है। बस इतनी ही आपको डिटेल इसके बारे में याद रखनी है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जागृति शुभंकर है, सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई तहसील में स्थित कैथरीन गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का संबंध कौन से राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो तो इसकी लंबाई याद रख लेना कि 296.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। तो देखेंगे कि क्या क्या संशोधन किए हैं। आप सबको पता होगा कि पहले जो है सूर्यास्त के बाद हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे नहीं फहराया जाता था, लेकिन उसमें अब कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। तो सारे संशोधन ध्यान से सुनना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारतीय ध्वज की बात हो रही है, तो वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 23 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात फहराने की अनुमति दी गई है। मैं बता चुकी हूँ कि पहले जो है सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं फहराया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया है कि दिन और रात फहराने की अनुमति दी गई है। नए संशोधन में खुले में निजी मकानों व भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है। पहले ऐसा नहीं था कि निजी मकानों पर ये हम जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे नहीं फहरा सकते थे, लेकिन जो है अब इसकी अनुमति दी गई है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराने की अनुमति थी, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन जो है 30 दिसंबर 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी और हाथ से बुने, हाथ से सिले, मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिस्टर से बने और सिले गए ध्वज का उपयोग भी जो है अनुमति दी गई थी। साथ ही जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई भी जो है तय की गई है। तो याद रखना इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, याद रखना, सुनना उस चीज़ को, ठीक है। जो है संविधान के अनुच्छेद 51A, पहले तो 51 फिर बड़ा वाला ए और ए, इसके तहत जो है क्या कहा गया है कि हम हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। याद रखना कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 51A के अकॉर्डिंग जो है हम हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना। साथ ही जो है सन 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल और पीले रंग की 3 जो है 37 पट्टियाँ शामिल थी, जिसे 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान में जो है फहराया गया था,
ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी हट के डिटेल है, मतलब नॉर्मल जो है पता नहीं होती है, और काफ़ी डिटेल में जो पढ़ते हैं आरएस लेवल का उनको तो ये चीज़ें पता होंगी, बट जो छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनको शायद नहीं पता होगी। तो आप जो है ये मत समझना कि हमें कुछ नहीं आता, बस जस्ट सुन लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि क्या जो है इसकी हिस्ट्री रही राष्ट्रीय ध्वज की और कैसे क्या बना ये, ठीक है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सन 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगल वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के एक मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 लाल और हरे रंग की पट्टियां थी। सन 1931 में कई बदलावों के गुजरने के बाद जो है सन 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। सन 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई सन 1947 को जो हम अभी स्कूल्स में या कहीं भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं वो इन प्रोसेस से होकर के गुजरा है, तब जाकर के जो है वो राष्ट्रीय ध्वज बना है, और उसे जो है लास्ट यानी कि जो अब वर्तमान में जो स्वरूप है उसे 22 जुलाई 1947 को हमने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में मातृ मृत्यु दर के जो है आंकड़े जारी किए गए हैं, तो उसमें देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्ष 2022 में मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 103 रहा, यानी कि 1 लाख गर्भवती महिलाओं में से 103 महिलाओं की जान गई है, ठीक है। दुनिया में प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 12% है। अब इसमें जो है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो राजस्थान की बात करें तो 164 है, सिर्फ आपको राजस्थान की याद रखनी है, और औसत कितनी है 103 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। इसमें जो है 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे थे। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए देश भर में 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में सरकार ने 15 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, और हर घर तिरंगा अभियान लोगों को तिरंगा लाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के लिए जो ये अभियान है शुरू किया गया था, और इस अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में झंडा फहराया जाएगा। अब कमेंट करना किन किन लोगों ने अपने घर पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये लगाया है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। जुलाई 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीबी ने उन चीज़ों की जो है सूची जारी की है जो कि जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और जिनका इस्तेमाल अगले महीने से नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की। तो वर्तमान में हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र यादव जो हैं हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है वर्तमान में। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। तो इसकी जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसकी स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी। अब बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। इसमें जो है वो प्लास्टिक आ जाएगी जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर बाद में उसका यूज़ नहीं होता है। जैसे कि जो हमारी शैम्पू की बोतल या शैम्पू की पॉलीथीन आती है वो, डिटर्जेंट पाउडर की बोतल या जो आपकी पॉलीथीन आती है वो, कॉस्मेटिक्स सामान की जो है बोतल या जो पॉलीथीन आती है वो, कचरे का बैग हो गया, फूड पैकेजिंग जैसी जो पॉलीथीन होती है वो, ये सारी जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं और इन्हें जो है हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें जो ये सूची दी गई है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो कि मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर डेली लाइफ के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो प्लास्टिक वाले ईयरबड्स जो आते हैं वो, गुब्बारों की जो प्लास्टिक स्टिक आती है वो, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावटी वाले थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट और इन पर जो है अगले महीने से बैन लगाया जाएगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।